नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपने जो है लगभग अपनी तैयारी को अंतिम रूप भी दे दिया होगा। 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसी क्रम में आज हम जो है आपके साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आरटी एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बात करेंगे। इसमें 7 अध्याय 38 धाराएं सारी की सारी पढ़ने वाले हैं और एक पर्सन इस बार जो है आपके लगभग 100% जो है धारा में से पूछने वाला है, अध्याय में से पूछने वाला है, क्योंकि सतही लेवल के पर्सन पहले भी बन चुके हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए और कम समय में आपको आरटी 2009 पूरी कंप्लीटली समझा देता हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ, ठीक है साथियों। और 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ। और ये सारा का सारा जो उल्लेख है 20 जुलाई 2009 और 4 अगस्त 2009 वाला, ये उल्लेख अनुच्छेद 45 में मिलता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। प्रश्न पूछा भी गया है कि किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो 21A याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है आरटी का? उद्देश्य यह है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू और जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ था। भारत जो है आरटी लागू करने वाला 135वां देश था। और प्रथम देश की बात करें तो प्रथम देश पूछे तो क्या नाम है? परसा। आरटी यानी शिक्षा को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य का प्रावधान करने वाला प्रथम देश परसा था। और भारत जो है 135वां देश इसका बना है। तत्कालिक प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये ऊपरी लेवल की बातें हो गई। अब बात करें आरटी एक्ट में कुल 7 अध्याय 38 धाराएं व एक अनुसूची शामिल है। अध्याय वार हम बात करेंगे। अध्याय 1 की बात करें तो इसमें धारा 1 व 2 शामिल है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार जो है लगभग चांस है कि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है साथियों। तो याद रखना है। अध्याय 1 की बात करूं तो धारा 1 व 2 शामिल है। अध्याय 1 में नाम, विस्तार और शब्दावली का जिक्र किया गया है। अब धारावाइज बात करें तो धारा 1 में इसका नाम दिया गया है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। विस्तार संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये लागू हुआ है 5 अगस्त 2019 को। कब लागू हुआ है? 5 अगस्त 2019 को। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब ये लागू हो गया है। वही धारा 2 की बात करें साथियों तो दूसरी धारा में महत्वपूर्ण शब्दावली जोड़ी गई है, जिसमें पहली महत्वपूर्ण शब्दावली हम बालक जो है उसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बालक और बालिकाएं सम्मिलित है। समुचित सरकार यानी केंद्र व राज्य सरकार। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, छोटे छोटे टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दुर्बल वर्ग से क्या अभिप्राय है? जिनके माता पिता की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है, उनको दुर्बल वर्ग के अंदर माना जाएगा। तो धारा 1 में आपको पता चल गया नाम और विस्तार है। और धारा 2 में महत्वपूर्ण शब्दावलियां जोड़ी गई है जो कि मैंने आपको बता दी। अब अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में धारा 3 से 5 तक शामिल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। धारा 2 में अध्याय 2 में धारा 3 से 5 तक। धारा 3 में क्या बताया गया है? प्रत्येक 6 से 14 आयु वर्ग के बालक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार होगा। धारा 4 में क्या बताया गया है? ड्रॉप आउट बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बालक विद्यालय छोड़ चुके हैं उनको आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना, ये धारा 4 में बताया गया है। धारा 5 में बताया गया है कि बालक विद्यालय छोड़ने पर टीसी देने का प्रावधान प्रधानाध्यापक को होगा।
ठीक है। बालक विद्यालय छोड़ने पर तुरंत उसे टीसी प्रदान की जाएगी, ये कर्तव्य जो है वो प्रधानाध्यापक का ये प्रावधान होगा। तो धारा 5 में टीसी से संबंधित विवरण है। ठीक है साथियों, अब बात करें अध्याय 3 की, तो अध्याय 3 में धारा 6 से 11 तक शामिल है। धारा 6 में बताया गया है सीमा निर्धारण, विद्यालय की सीमा निर्धारित की गई है। कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में और कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय 2 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। ये धारा किस में बताया गया है? 6 में बताया गया है। तो 6 में विद्यालय की सीमा का निर्धारण किया गया है। धारा 7 की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात दिया हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात किस प्रकार से है वो देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये 55:45, 55 केंद्र का और 45 राज्य सरकार का। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे 65 और 35 कर दिया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में ये 90-10 है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात का अनुपात क्या है? तो 90-10 है। और नवीनतम अभी जो है वो 60-40 का अनुपात है। 60% जो है केंद्र सरकार का और 40% जो है राज्य सरकार का है। तो धारा 7 में खर्चों का वित्तीय अनुपात का विवरण है। वही बात करें धारा 8 की, तो समुचित सरकार के दायित्व है, जैसे बालकों की शिक्षा की उपलब्धता, विद्यालय की उपलब्धता आदि। धारा 9 की बात करें तो स्थानीय सरकार के कर्तव्य दिए गए हैं। धारा 10 की बात करें तो माता पिता व अभिभावक का कर्तव्य बालक को प्रारंभिक स्कूली शिक्षा दिलवाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 10 में जो है माता पिता व अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दिलवाए। धारा 11 की बात करें तो 3 से 6 वर्ष की विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी के माध्यम से होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 11 में ये विवरण है कि 3 से 6 वर्ष का बालक तो प्रथम कक्षा में प्रवेश लेगा, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों की विद्यालय पूर्व जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से होगी। अब साथियों इंपॉर्टेंट है अध्याय 4, और अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें धारा 12 से लेकर 28 तक शामिल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आरटी में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? अध्याय 4 है सबसे बड़ा अध्याय। धारा 12 से लेकर 28 तक इसमें शामिल है। अब धाराओं की बात करते हैं। धारा 12 में बताया गया है कि निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 में कुल सीटों का 55% दुर्बल बालकों के लिए आरक्षित होगा। दुर्बल का मैंने आपको मतलब पहले ही बता दिया है। तो निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 में कुल सीटों का, जितनी भी सीटें हैं उसका 25% जो है दुर्बल बालकों के लिए आरक्षित होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। धारा 13 की बात करें तो बालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उल्लंघन करने पर जुर्माना होगा। धारा 14 की बात करें तो प्रवेश के लिए प्रमाण पत्रों से मुक्ति, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आयु प्रमाण पत्र है, यदि एडमिशन देना है तो इनकी आवश्यकता नहीं है, ये नहीं हो तो भी किसी को भी प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता। तो प्रवेश के लिए प्रमाण पत्रों से मुक्ति किसमें बताया गया है? धारा 14 में। धारा 15 इंपॉर्टेंट है। धारा 15 में ये बताया गया है कि प्रवेश की, विद्यालय में प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है। 30 का आधा कर लो 15, तो धारा 15 आ जाएगी, 30 सितंबर। ठीक है, लेकिन वर्ष पर्यंत यानी वर्ष भर भी प्रवेश इसको दिया जा सकता है। तो धारा 15 में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर बताई गई है। धारा 16 की बात करें तो किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता और ना ही शाला से बाहर किया जा सकता है। तो किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जा सकता, इन्हें रोका नहीं जा सकता और ना ही शाला से बाहर किया जा सकता है। धारा 17 की बात करें तो इम्पोर्टेंट है। 17 का मतलब ही क्या है? खतरा है। ठीक है, शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दे सकते बालकों को। शिक्षक जो है वह शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दे सकते और अपमानजनक शब्द भी नहीं कह सकते। ये किसमें विवरण है साथियों? धारा 17 में विवरण है। धारा 18 की बात करें तो बिना मान्यता विद्यालय नहीं चला सकते। उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो धारा 18 में बिना मान्यता विद्यालय नहीं चला सकते, उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना, निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वही बात करें धारा 19 की तो विद्यालय के मानक इसमें बताए गए हैं। जो विद्यालय पूर्व में निर्धारित स्थापित है उन्हें ये मानक 3 वर्ष में पूरे करने होंगे। मानक कौन कौन से? जैसे खेल का मैदान हो गया,
पृथक शौचालय हो गया बालक बालिकाओं के लिए, भवन व पानी की व्यवस्था हो गई, पुस्तकालय की व्यवस्था हो गई। ये जो मानक है विद्यालय के, ये मानक जो है धारा 19 में बताए गए हैं। जो पहले विद्यालय स्थापित हो चुके हैं उनको ये कार्य 3 वर्ष में पूर्ण करना होगा। ठीक है साथियों। धारा 20 की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर किसी भी मानक में परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 20 में क्या बताया गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी और किसी भी मानक में, ये जो मानक ऊपर निर्धारित है इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 21 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, याद रखना इसको। धारा 21 से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एसएमसी का गठन है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति। कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? 16। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एसएमसी में कुल सदस्य कितने हैं? 16। 75% अभिभावक होने चाहिए और 50% इसमें महिला सदस्य होने चाहिए, यानी 6 सदस्य। ठीक है, एक सदस्य SC/ST का होगा। प्रत्येक माह में एक बैठक होगी, जो कि कब होगी? अमावस्या के दिन। प्रत्येक माह में एक बैठक अमावस्या के दिन। गणपूर्ति उसकी 1/3 रहेगी। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन होगा। किसका? SMC का पुनर्गठन जो है प्रत्येक 2 वर्ष में होगा। तो SMC के बारे में 16 सदस्य हैं, जिसमें से 75% अभिभावक, 50% महिला सदस्य, एक सदस्य SC/ST का होगा। प्रत्येक माह में एक बैठक आयोजित होगी, जो कि अमावस्या को होगी। गणपूर्ति उसकी 1/3 रहेगी। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। धारा 22 में जो है विद्यालय विकास योजना SMC द्वारा बनाई जाएगी, 3 वर्षीय ये रहेगी। ठीक है साथियों, क्लियर हो गई धारा 21-22। धारा 23 की बात करें तो शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसे आपके अभी रीट RTET दे रहे हो, ये जो है ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनाई गई है वो धारा 23 में रहेगी। धारा 24 की बात करें तो शिक्षकों के दायित्व रहेंगे। धारा 24 में दायित्व कौन कौन से हैं? जैसे स्कूल में नियमित आएंगे, पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और उसे पूरा करना, माता पिता व अभिभावक से संवाद करना, प्रति सप्ताह 45 कालांश लेना, यानी 45 घंटे कार्य बताए गए प्रति सप्ताह, जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है। ध्यान रखना है, तैयारी के घंटे शामिल है। ठीक है साथियों, प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। ये शिक्षकों के दायित्व किसमें बताए गए? धारा 24 में बताए गए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे देखिए धारा 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 25 में देखिए कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय दूरी 1 किलोमीटर आपको बताई दी। धारा 6 में विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात दे रखा है। जैसे 1 से 5 तक की बात करें तो 60 विद्यार्थी होने पर 2 शिक्षक होंगे, 61 से 90 विद्यार्थियों तक 3 शिक्षक होंगे, 91 से 120 विद्यार्थियों तक 4 शिक्षक होंगे, और 21 से यानी 120 से ऊपर हो जाएंगे तो 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होगा। शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 रहेगा। किसमें? 1 से 5 तक कक्षा में। और कार्य दिवस 1 से 5 तक 200 दिन है और कुल कार्य घंटे कितने हैं? 800 घंटे हैं एक शैक्षणिक सत्र में। ठीक है, कार्य दिवस कितने हैं? 200, कार्य घंटे कितने हैं? 800। ये किस में बताया गया? धारा 25 में। 6 से 8 तक की बात करें तो विद्यालय दूरी 2 किलोमीटर आपको मैंने पहले ही बता दी। शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 रहेगा। विशेष क्या है? गणित, विज्ञान और सामाजिक का शिक्षक उपलब्ध होना अनिवार्य है। कार्य दिवस 220 घंटे और कार्य घंटे कितने हैं? कार्य दिवस 220 दिन और कार्य घंटे कितने? 1000 घंटे। तो इनका आप याद रखेंगे। धारा 25 में ये विवरण है साथियों। अब चलते हैं धारा 26 की ओर। तो धारा 26 में बताया गया है कि विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। धारा 27 की बात करें तो शिक्षकों को जो है कौन कौन से कार्यों में लगाया जा सकता है, ये विवरण धारा 27 में है। 3 कार्यों में लगाया जा सकता है। एक तो 10 वर्षीय जनगणना में जो है शिक्षकों को लगाया जा सकता है, चुनाव कार्य में उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, और आपदा राहत कार्य में भी उनको लगाया जा सकता है। तो शिक्षकों को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, ये धारा 27 में बताया गया है। 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव कार्य में, आपदा राहत कार्य में। धारा 28 की बात करें तो शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। ठीक है, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकता। ये किसमें विवरण है? धारा 28 में। तो धारा 12 से लेकर के 28 तक आपका अध्याय कौन सा हुआ? अध्याय 4 हुआ। सबसे बड़ा अध्याय है, इंपॉर्टेंट अध्याय है। अब की बार अध्याय और धारा में से प्रश्न पूछने के चांस बन रहे हैं। अब अध्याय 5 की ओर बढ़ते हैं। धारा 19 और 30 इसमें शामिल है, 29 और 30 शामिल है। 29 में क्या बताया गया है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका
पूरा किया जाना, ये किस में बताया गया है? धारा 29 में बताया गया है। धारा 30 की बात करें तो अध्यापक को बच्चे का लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, ये धारा 30 में बताया गया है। अब आता है अध्याय 6 धारा 31 से 34 तक। धारा 31 में क्या है? बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। धारा 32 बालक की शिकायतों को 3 माह में पूर्ण करना। धारा 33 केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, इसमें 15 सदस्य होंगे, अध्यक्ष इसका मानव विकास मंत्री रहेगा। तो धारा 33 में ध्यान रखना ये विवरण है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। वही धारा 34 की बात करें तो राज्य सरकार सलाहकार परिषद का गठन, वही सदस्य 15 और इसका अध्यक्ष जो है शिक्षा मंत्री रहेगा। बैठकों का अंतराल 3 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बैठक तो होनी जरूरी है। सबसे अंत में अध्याय आता है अध्याय नंबर 7 धारा 35 से 38 इसमें शामिल है। 35 नंबर धारा क्या कहती है? समूचे सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी। धारा 36 में बताया गया है दंडनीय अपराधों की कार्यवाही से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। और धारा 37 में बताया गया है एसएमसी के खिलाफ कोई वाद विवाद कार्यवाही संबंधी क्रिया इसमें होगी। और धारा 28 जो कि अंतिम धारा है, राज्य सरकार आरटी में संशोधन कर सकती है, यानी प्रत्येक राज्य को ये छूट है कि वो अपने अनुसार इस आरटी में संशोधन कर सकती है। ठीक है साथियों, ये पूरा का पूरा जो विवरण था आपके आरटी एक्ट 2009 का मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और साइंस में जैसे साइकोलॉजी में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिकों से पिछले विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको टॉपिक बताए। उसी प्रकार साइंस में भी आज ही वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आप अंतिम 2 से 3 दिनों में उन टॉपिकों को अच्छे से कर लेना, वहाँ से आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। तो साथियों अंत में मोटिवेशन सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हीं को सक्सेस मिलती है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।